हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 में छायावाद के काव्यों की विशेषता या छायावाद में क्या क्या विशेषताएं थी इसे जानेंगे। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग है। इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे आत्मभिव्यंजना, सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्य भावना, प्राकृतिक चित्रण, दुख और वेदना की प्रवृत्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, शैलीगत प्रवृत्ति। पहले हम जानेंगे आत्मभिव्यंजना। आत्मभिव्यंजना अर्थात छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं, व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में व्यक्तक यानी अपना सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। प्रसाद कृत्य आंसू काव्य और पंत कृत्य उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती है। संत जी ने अपने प्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया है। पंत की पंक्ति है, विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मृदु दुहरे दृग द्वार। निराला जी की भी एक पंक्ति है जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत जीवन का सत्य की व्याख्या की है, जैसे राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसी गुंज को निम्न पंक्तियों में कहा है। निराला जी की पंक्ति, धिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक् साधना जिसके लिए सदा ही किया शोध। महादेवी की कविताओं में भी आत्म अभिव्यंजना की प्रवृत्ति उपलब्ध है। वेदना की जो प्रधानता उनकी कविता में है उस प्रकार उनके जीवन की छाया है, ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्तिवाह वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं भाव दशाओं के वर्णन में रमी। नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की व्यंजना निम्न पंक्तियों में प्रसाद जी ने अत्यंत आकर्षक ढंग से की है। प्रसाद की पंक्ति, कमल से जो चारू दो खंजन प्रथम, पंख फरकाना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट कर अब पंख की, विकल करते भ्रमर को आनंद से। शारीरिक अंगों की क्रांति का वर्णन भी उसमें बड़े आकर्षक ढंग से हुआ है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। प्रसाद की एक पंक्ति है, नील परिघान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधु खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ कवि ने सुकुमार अंग का वर्णन जो किया है किंतु वह सांकेतिक शैली में ही किया है। सौंदर्य परमात्मा के द्वारा मानव के प्रदत्त सतात्वी वरदान है। प्रसाद के अनुसार उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। सौंदर्य की अभिव्यक्ति सांकेतिक शैली में उन्होंने की है। श्रद्धा का भाव सौंदर्य फूलों के पराग, सुगंध एवं मकरंद से युक्त है। जैसे एक पंक्ति है प्रसाद की, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खरा होले मधु का आघार। तीसरा है श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही है। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों को आकर्षक चित्त अंकित किए। निराला ने जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के
प्रतीकों से प्रेम व्यापार का निरूपण किया है। निराला की एक पंक्ति है, निर्दय उस नायक ने निपट नुठारी की झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमारी देह सारी झकझोर डाली। पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण मन को पागल कर देता है। पंत की एक पंक्ति है, तुम में जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन। नहीं जानती क्या निज बल तुम, निज अपार आकर्षण। वियोग श्रृंगार के अति भव चित्र प्रसाद कृत आंसू में उपलब्ध होते हैं। प्रिया के वियोग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो गई है, इसका चित्रण निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है। प्रसाद की निम्न पंक्तियाँ ये है, झंझा झकोर गर्जना था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने सा घेरा डाला। इसके बाद हम देखते हैं नारी भावना। नारी भावना में छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्मान्य स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेम का पावन उत्सव मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। ऐसा एक प्रसाद की पंक्ति में है। पंक्ति कुछ इस प्रकार है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्व रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। पंत ने देवी, माँ, सहचरी, प्राणी कहकर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया। प्रसाद जी के हृदय में नारी का बहुत उच्च स्थान था। निम्न पंक्तियों से उनके विचार को जाना जा सकता है। जैसे पंत की एक पंक्ति है, तुम देवी आह कितनी उदार, वह मृदु मृति है निविरकार, हे सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। निराला ने भी नारी को निराशा पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया है। निराला की पंक्ति में कुछ इस तरह है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विघुत, जागी पृथ्वी तन्या कुमारिका छवि अच्युत। पांचवा है रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति या विशेषता प्रमुख रूप से उपलब्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से है। पंक्तियाँ इस तरह है, न जाने कौन ए युतिमान, जान मुझको अबोध ज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। प्रसाद जी ने कमायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता को अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वो अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है। जैसे एक पंक्ति है प्रसाद की, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भाव विचार न सह सकता। निराला की तुम और मैं कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार के संबंध जोड़े गए हैं। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निश्चित होने वाली गंगा, यदि वह हृदय के भाव हैं तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता। निराला की पंक्ति कुछ इस तरह है, तुम तुंग हिमालय श्रृंगार, और मैं चंचल गति सूर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास, और मैं क्रांति कामिनी कविता। इसी प्रकार हम देखते हैं छठवां प्राकृतिक चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे थे, यानी प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण करते थे। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप
करते हुए उसे हंसते रोते हुए भी दिखाया है। जैसे पंत की एक पंक्ति है, अचरित देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश। यहाँ वायुमंडल को ठंडी सांस भरते हुए आकाश को रोते हुए दिखाया गया है। पर पंत जी ने तो प्रकृति को ही अपनी काव्य की प्रेरणा माना है और वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर परिवर्तित करते हैं। मोह नामक कविता में वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं कि प्राकृतिक सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। एक पंक्ति में कहा भी है उन्होंने, छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, वाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दू लोचन, भूल अभी से इस जग को। इसी तरह हम देखते हैं कि आलंबन रूप से अतिरिक्त उद्दीपन रूप में, अलंकार रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी काव्य में है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा दी है और कहा है, प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहे तो अधिक युग संगत होगा। 7वां, दुख और वेदना की प्रवृत्ति। छायावाद काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से हुई है। महादेवी तो वेदना की कवित्री ही मानी जाती है। वह अपनी वेदना विहल हृदय की तुलना मेघ खंड से करते हुए कहती है। महादेवी की एक पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमरी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा के गद्य पद में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखते हैं वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जाते हैं। प्रसाद के आंसू काव्य में भी वेदना की कहानी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को ही काव्य के रूप में व्यक्त किया है। प्रसाद की एक पंक्ति है, जो घनी भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। 8वां है, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद ने अपनी नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्रण अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। जैसे प्रसाद की एक पंक्ति है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसी तरह माखनलाल चतुर्वेदी की एक पंक्ति है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। शैलीगत प्रवृत्ति। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टि से नवीनता है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचार वक्रता, नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखती है। पंत की अग्र पंक्तियों में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता को देखा जा सकता है। पंत की पंक्तियाँ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुई कल की हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कंपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। अतः हम देखते हैं कि यहाँ सुकुमार लता उस नवयुवती का प्रतीक है जिसका सुहाग गुजर गया है। सिंदूर का अंगार बनना उसके विधवा को सूचित करता है। अतः भाषा में लाक्षणिकता का समावेश है। छायावादी काव्य में परंपरागत अलंकारों के साथ साथ विशेषण, विपर्य, मानवीकरण, ध्वन्यर्थ, व्यंजना और विरोधाभास अलंकार की प्रचुरता से प्रयुक्त है। अमूर्त उपमाएं भी इस काव्य की विशेषता है। मुक्तक गीत शैली और चित्रोपत भाषा के साथ साथ नवीन छंद विधान भी इस काव्य की अपनी विशेषता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है।
तथा प्रसाद निराला और महादेवी जैसे युग रचयिता इस काल के हैं, जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को समृद्धि प्राप्त हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको छायावाद की विशेषता या छायावादी काव्य की विशेषता समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड पार्ट में छायावाद में किन किन कवि, कौन कौन से कवि थे, उनके क्या क्या काव्य थे, उसे जानेंगे।